जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि जो मंजिलें पाई जाती हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सोचकर बैठ जाएं कि मंजिल आएगी और हमें लेकर जाएगी या हम उससे मिल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हमें चलते रहना होता है, तभी हम लक्ष्य को पाते हैं। और ये लक्ष्य हर दिन हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि जीवन अपने आप में एक ऐसी यूँ कहे कि स्ट्रगल है या संघर्ष है, जिसे जो भी जीना जानता है या इसकी कला को पहचान लेता है वो असल में इंसान है, असल में वो कलाकार है जो जीने की कला जानता है। नमस्कार, धरती धुरारी में बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और फिर से आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी। आप इंतज़ार करते हैं कि आज किससे मिलेंगे, क्या कुछ सीखने को मिलेगा, क्या कुछ जानने को मिलेगा। तो आज जिन शख्सियत को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनको बताऊं, उनका नाम बताऊं उससे पहले कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है हरिवंश राय बच्चन की, कि तू रुकेगा ना कभी, तू थकेगा ना कभी, तू मुड़ेगा ना कभी, कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मुलाकात हम करवाएंगे। नाम बता देता हूं अब, कार्तिकेय मिश्र जी। और इनकी जब हम बात करते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सीखने वाली बात समझ में आती है। कैसे एक बच्चा पढ़ता है और एक बड़े पोस्ट को पाता है, आरएएस ऑफिसर बनता है, और फिर कैसे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण जीवन अग्निपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी रुकते नहीं हैं, बढ़ते जाते हैं। ये है कार्तिकेय मिश्र जी। सर, आप जॉइंट रजिस्ट्रार हैं कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में और इतने बड़े पद भी संभालते हैं, लेकिन अपने आप में अपने जीवन को इस तरह संभाल कर चलते हैं कि दुनिया आपको सलाम करती है और कहती है कि आपसे बहुत कुछ सीखना है। अरे, ये आपका बड़प्पन है। आपने मुझे इतना अच्छा, इतना सदाशयता से मेरा परिचय दिया और मेरे जैसे साधारण व्यक्तित्व के लिए आपने जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अपने दर्शकों से आज आपने मुझे रूबरू करने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो मिश्र सर, ये चीज़ सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो जीवन है वो आप वहाँ से शुरू हुए, गोरखपुर से आए, फिर बढ़ते चले गए। तो क्या मन में ऐसा था बचपन में कि मुझे आरएएस ऑफिसर बनना है या आईएएस बनना है, ये पहले से था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने सही पकड़ा। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ। मेरा ननिहाल था गोरखपुर और मेरे नाना वहाँ पर होम्योपैथी के बड़े जाने माने चिकित्सक थे जी। मेरे मेरे पिताजी यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, इतिहास विभाग में व्याख्याता थे। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई और मैं पढ़ाई में बड़ा औसत था। सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था। हमारे स्कूल में 3 सेक्शन हुआ करते थे जी। हर स्कूल में लगभग 40 व्यक्ति, और मैं अपने सेक्शन में संभवतः कभी 5वें 6ठे स्थान पर आ जाता था, तो अपने आप को बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही आह्लादित महसूस करता था। मेरे पिताजी निश्चित तौर पे उससे संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। जब मैं 10वीं क्लास में आया तो पहली शैक्षणिक उपलब्धि ये थी कि नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन 11th क्लास में आते ही 11वीं कक्षा में पदार्पण जैसे ही हुआ तो मेरे पिताजी को कैंसर हुआ जी। और 12वीं कक्षा में जब मैं पहुंचा तब उनका देहांत हुआ। उस समय तक मैं थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा हो गया था और फिज़िक्स में मेरे अच्छे नंबर आते थे। तो मेरा मानस ये था कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। साइंटिस्ट बनना चाहते थे? जी हाँ। तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं 12वीं कक्षा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में जाऊंगा, सेंट स्टीफेंस में पढ़ूंगा और उसके बाद जो है मैं विज्ञान के क्षेत्र में कोई योगदान करूंगा जी। लेकिन जैसा कहते हैं जीवन जो है सतत परिवर्तनशील है। अभी आप ही कुछ जो है इतनी अच्छी पंक्तियाँ कह रहे थे। तो जब मैं आईआईटी में पहुंचा उसके बाद मैंने पाया कि अगर मैं विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं, चूँकि पिताजी का देहांत हो चुका था, पारिवारिक दायित्व थे, मेरी 2 छोटी बहनें थीं, मेरी माँ ने अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की जिससे कि वो हम लोगों को जो है वो आगे पढ़ा सकें, हमारी देखभाल कर सकें। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं इस देश में रहना चाहता हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करने के लिए मुझे उच्च शिक्षा के लिए संभवतः बाहर जाना पड़ेगा। और मैंने विकल्प के तौर पे एक मेरे मन में जो प्रारंभ से एक इच्छा थी जन सेवा करने की, समाज सेवा करने की, तो मुझे ये समझ में आया कि प्रशासनिक सेवाएं जो है एक सशक्त माध्यम है ऐसा करने के लिए। तो मैंने वहाँ कुछ अपने करियर में परिमार्जन किया और उसके बाद मैंने प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएँ देनी शुरू की। अब आईआईटी कानपुर की जब आपने बात की कि आप वहाँ पढ़ रहे थे जी, तो आपने जब हम एक आज के बच्चे को देखते हैं जी, आजकल जेईई होता है, बच्चे एनआईटी करते हैं, वो जेईई से थोड़ा सा एक नीचे होता है तो एनआईटी मेरा यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए।
आपने आईआईटी किया और उस वक्त जो पढ़ाई का दौर आज से मैं मानता हूँ ज़्यादा टफ था। हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि उस ज़माने में 5 आईआईटी हुआ करते थे। एक जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो है आईटी हुआ करता था। तो इन 6 कॉलेजेस में कुल मिला के लगभग 2000 व्यक्तियों का चयन होता था। आज की तारीख में सरकार ने बहुत सारे आईआईटी खोल दिए हैं, 20,000 से अधिक लोगों का सिलेक्शन होता है। सारी आईआईटीज़ जो है वो आपस में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारे छात्रों के पास, आज के विद्यार्थियों के पास विकल्प ज़्यादा है। तो उस हिसाब से यदि माना जाए तो हाँ, पहले संघर्ष ज़्यादा था, आज जो है थोड़ा सा सुकून है। लेकिन मुझे लगता है कि अब संघर्ष दूसरे तरीके का अधिक हो गया है क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएँ अपार हैं और वो महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो बहुत जल्दी लोग शायद आस अपनी छोड़ देते हैं और उसकी वजह से कुछ समस्याएं हैं समाज में। मैं तो ये कहता हूँ कि आपसे सीखना चाहिए कि जब जिस कंडीशन में एक बच्चे पर पिता का साया हट जाता है और फिर भी वो आईआईटी की ओर बढ़ता है, पढ़ता है, अपनी माँ के सपने पूरे करना चाहता है, पिता के सपने, तो ये एक काबिल तारीफ़ बात है, बहुत बच्चों को सीखना चाहिए इससे। अच्छा सर, एक बात बताइए कि हर बच्चे का एक रोल मॉडल होता है, एक इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है, आप किन से इंस्पायर्ड रहते थे? बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछ लिया आपने, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि हम जीवन में प्रति क्षण प्रति पल बहुत लोगों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, बहुत लोगों से ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा ही हमको सतत जो है अपना पथ जो है उस पर, जो आपने बहुत अच्छी, मुझे बार बार याद आ रही है आपकी पंक्तियाँ, तो उस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जब मैं छोटा था तो निश्चित तौर पे महात्मा गांधी के विचारों से मैं अपने आप को बहुत प्रभावित पाता था और चूंकि गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ और हम हर गर्मी की छुट्टी में गोरखपुर जाया करते थे, तो वहाँ पर गीता प्रेस की जो है, आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जो है, अभी उन्हें सम्मानित भी किया। जी हाँ, और गीता प्रेस की पुस्तकें जो है वो बहुत प्रख्यात हैं। तो धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें, चरित्र जो है उसका उन्नयन करने के लिए पुस्तकें, मुझे लगता है उन पुस्तकों की भी मेरे ऊपर जो है वो बहुत छाप रही जी। और मेरे पिताजी मुझे प्रेरित करते थे बड़े लोगों की जीवनी पढ़ने के लिए। तो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की मैंने जीवनी पढ़ी और बाल गंगाधर तिलक, जो है गोपाल कृष्ण गोखले, इस प्रकार के लोगों, तो मैं ये मानूंगा कि बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो लोगों की जीवनी से सीखने का मौका मिला। और फिर उसके बाद जो है निश्चित तौर पे जब मैं आईआईटी में पहुंचा तो अपने आसपास के प्रोफेसर, अपने साथी, तो मुझे ध्यान आता है, एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत ही मेधावी, बहुत ही विद्वान, लेकिन उनकी पहचान ये थी कि वो उस प्रांगण के, उस परिसर के कर्मचारियों के नेता थे। अच्छा। तो आप ये देखिए कि यदि कर्मचारियों का कोई, उनको लगता था कि कोई अहित है, यदि कर्मचारियों की कोई मांग है जो कि उनके हिसाब से जायज़ थी, जो पूर्ण नहीं हो रही, तो कर्मचारियों से अधिक जो है पुरजोर तरीके से वो उनकी पैरोकारी करते थे। ये उस प्रोफेसर की महानता थी, ये उस प्रोफेसर की पहचान थी। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हम, चूंकि उस समय मैं विज्ञान और प्रशासनिक सेवाओं के बीच में एक प्रकार का अंतर्द्वंद्व था कि मैं जो है दोनों में से किस का चयन करूं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही माध्यम हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो रिक्शा चालक है, जो कि 1 किलोमीटर पहले जो आईआईटी का मुख्य द्वार है, वहाँ से लोगों को लेकर जो अंदर तक आता है, उसके जीवन में क्या किसी प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हम कर पाते हैं? यदि उसके जीवन में आप परिवर्तन कर पाते हैं तो ये निरर्थक है कि आप जो है उसको विज्ञान के क्षेत्र से, विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं या प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से कर रहे हैं। आप दोनों ही तरीके से आप जो है आप देश की सेवा कर रहे हैं और ये अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में अच्छा जी। बहुत अच्छा। तो ये एक, अब यहाँ एक सवाल ऐसा कि पढ़ाई पर ध्यान देने वाला एक बच्चा जब राजनीति की ओर बढ़ता है, तो कॉलेज में राजनीति होती है या जब अध्यक्ष बनने की चाह होती है, तो उसके लिए ये कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे एक जो पॉलिटिक्स है कॉलेज वाली, उसमें जाना है? ये भी तरुण जी, आप देखते हैं जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और अलग अलग समय पर हमारी अलग अलग प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो उजागर होती हैं। और मेरी एक मान्यता ये भी है कि ईश्वर इतने दयालु है कि हम अपने जीवन में जिस भी चीज़ से कभी किसी समय वंचित होते हैं, वो किसी और समय हमको जो है और प्रबलता से करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हुआ ये, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि 9वीं 10वीं तक मैं बहुत ही औसत विद्यार्थी था। 10वीं कक्षा में पहली बार नंबर आए। मेरे पिताजी ने मुझसे शर्त लगाई
कि अगर मैं 10वीं कक्षा में 80% नंबर ले आऊँगा जी तो मुझे एक लूना दिलाएंगे। जी। मैंने उनकी ओर बड़े विस्मय से देखा। जीवन में कभी 80% अंक आए ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे इसमें कोई शरारत है, ये तो संभव ही नहीं है। और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एज लक वुड हैव इट, मेरे जो है वो 750 में से मुझे ध्यान है ठीक 600 अंक आए, जो कि 80% थे। क्या बात। लेकिन 11वीं में आया और पिताजी को कैंसर हुआ। और मेरी माँ ने मेरे ऊपर जो है वो इस चीज़ का कोई किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जी। उनके मन में संभवतः ये इच्छा थी कि यदि मैं अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दूंगा और अच्छे नंबर अर्जित करूंगा तो संभवतः मेरे पिताजी को स्वस्थ होने में इससे कुछ मदद मिलेगी जी। 12वीं कक्षा में जब मैं आया तो उनका पिताजी का देहांत हुआ। इसके बावजूद आप माने कि मैंने उस वर्ष, आज की तारीख में अजमेर जोन कहलाता है, मैंने CBSE में मैंने पूरे राजस्थान में मेरे सबसे ज़्यादा अंक थे, मैंने टॉप किया। क्या बात है। और IIT की परीक्षा तो मैं देना ही नहीं चाह रहा था। मैंने आपको बताया कि मैं तो सेंट स्टीफन जाना चाहता था। एक कार्यक्रम आया करता था उस ज़माने में, जस्ट शुरू हुआ था, सिद्धार्थ बासु उसे एंकर किया करते थे। उसका नाम था क्विज़ टाइम। और क्विज़ टाइम जो है वो इतना प्रचलित था, इतना प्रसिद्ध था कि सब लोग उसको बैठकर देखा करते थे। प्रश्नोत्तरी जैसे प्रश्न हुआ करते थे उसमें सामान्य ज्ञान के। और भाग्य की बात है कि मेरी माँ जो है उसका वो फाइनल देख रही थी, जिसमें कि IIT की भी एक टीम सहभागिता कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसने MSc पंचवर्षीय जो है वो फिजिक्स में कर रहा था जी। IIT कानपुर की टीम उसमें विजेता घोषित हुई। वाह। और मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम अपना जो है अपनी जो रुचि है उसके विषय का चयन करो, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय जाने की जगह अगर तुम IIT जाते हो तो संभवतः मेरी आर्थिक परिस्थितियों में मुझे मदद मिलेगी जी। तो क्या तुम IIT का इम्तहान मेरे कहने से दे पाओगे? और मैंने उस सीमित तैयारी के साथ माँ के आशीर्वाद से मैंने वो IIT की परीक्षा मैंने दी। उसमें मेरा जो है वो प्रथम 500 लोगों में चयन हुआ। मैंने MSc फिज़िक्स लिया जी। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के लोगों को देखकर मुझे ये समझ में आया कि वहाँ तो सभी परम मेधावी लोग थे जी। तो उनमें वो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा थी उससे अधिक, उसके साथ साथ चूँकि सभी लोग जो है वो 11वीं 12वीं में अपनी जो अभिरुचियाँ थी उनको संभवतः दमित करके अपनी पढ़ाई पर जो है वो फोकस करके जो है वहाँ पहुँचे थे। तो मेरे मन में एक ललक ये थी, मैं जो है वो स्कूल के समय में इतना लोकप्रिय नहीं था जी। मुझे 4-5 कोई दोस्त होते थे चुनिंदा, क्योंकि उनसे मैं बात कर पाता था, बहुत संकोची था, अंतर्मुखी था। तो मेरे मन में एक चुनौती मैंने अपने आप को दे रखी थी कि मैं लोकप्रिय होना चाहता हूँ। तो मैं अपनी माँ के पास आया प्रथम वर्ष में ही, जब 2-3 महीने हुए थे। पहला चुनाव था स्टूडेंट सीनेट का जी। आपको अपने बैच का प्रतिनिधि बनना था। मैं अपनी माँ के पास आया 3 महीने बाद, जो पहली छुट्टी आई, और मैंने अपनी माँ से अनुमति मांगी कि मैं जो है वो चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अनुमति प्रदान करें। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी माँ मना करेंगी, क्योंकि पारिवारिक दायित्व थे जी। पिता का साया नहीं था, जल्दी से मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कोई नौकरी लेके वापस आना था। लेकिन मुझे ध्यान है मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया, और न सिर्फ प्रेरित किया, उन्होंने कहा कि पूर्ण अनुमति है, लेकिन तुम्हें मेरा एक जो है वो सूत्र हमेशा ध्यान रखना है जी, कि तुम्हारे पास कभी भी कोई व्यक्ति आए तो वो खाली हाथ न जाए। अगर किसी व्यक्ति को सहायता चाहिए तो उसकी सहायता अवश्य होनी चाहिए। ये अगर तुम कर पाओ, ये बीड़ा तुम उठा पाओ, ये संकल्प ले पाओ, तो तुम जो है वो निश्चित तौर पे जाकर चुनाव लड़ो जी। तो इसने भी मुझे प्रेरित किया कि मेरी माँ जो है मुझे लगा कि इतना उनके पास एक्सपोजर नहीं था, इतना जो है उनको उनका विजन नहीं था। उसके बावजूद मेरी माँ ने जो है मुझे प्रेरित किया, और बल्कि जन सेवा के प्रति जो है उनकी कितनी गहन आस्था थी। अपनी परिस्थितियों को उन्होंने जो है दरकिनार करके अपने बेटे को उन्होंने जो एक तरीके से वो आपके जीवन में मार्गदर्शक रही। मुझे वो IIT तक भी उन्होंने पहुंचाया, फिर IIT में आपको जी हाँ, जो एक सेवा करने का भाव, ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। ये चीज़ ये माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ बच्चे को समझ लेती है जी हाँ। और तो मैं जो है वो स्टूडेंट सीनेट का वो इलेक्शन जीता जी। उसके बाद जो है अपने साथियों के सहयोग से मैं अपने छात्रावास का अध्यक्ष बना, और फिर मैं जो है रिकॉर्ड मतों से अपने छात्र संघ का अध्यक्ष बना, और मैंने लोगों का प्रतिनिधित्व किया। कितनी अच्छी बात है। और ये जब सिचुएशन रहती थी तो उन दिनों आपके कॉलेजेस में जैसे हम देखते हैं कि डांस भी होता है, म्यूज़िक भी होता है और थिएटर भी होता है, तो आप फोकस पढ़ाई पे
अपने पॉलिटिक्स पे प्लस इन चीज़ों तीनों के कोप अप कर पाते थे, या सिर्फ दो ही पे रह पाते थे? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सी एक बात है, जो संतुलन जो बनाना होता है जी। और गाहे बगाहे कभी संतुलन रहता है और कभी वो संतुलन टूटता भी है जी। और मुझे लगता है कि एक अच्छा समग्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है वो बार बार जब इस प्रकार का संतुलन कभी जो है वो टूटता भी है तो पुनः उसको जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो एक मशक्क़त तो रहती है छात्र जीवन में, लेकिन ये भी एक निश्चित बात है कि शैक्षणिक योग्यता के साथ, शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ आप यदि सह शैक्षणिक गतिविधियों में आप भाग लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व जो है वो समग्र रूप से निखरता है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि ये बात आपकी सही है कि यदि मैं केवल शिक्षा पर फोकस करता, केवल अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जो है पुरजोर तरीके से मैं करता, तो हो सकता है कुछ अंक ज़्यादा आ जाते जी। लेकिन मुझे इस बात का जो है वो पश्चाताप कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं आईआईटी के अपने साथियों को देखकर और आईआईटी के आज के जो आईआईटी आप जो इतने सारे आपने और जो है वो प्रतिष्ठित संस्थाओं का नाम लिया, उनके छात्रों से, उनके विद्यार्थियों से, चूँकि आज की तारीख में एक प्रशिक्षक हूँ, लोगों से संवाद करता हूँ, उनको मोटिवेशनल जो है लेक्चर्स देता हूँ, उनको कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग इत्यादि सिखाता हूँ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से मुझे ये स्पष्ट है कि आपका यदि व्यक्तित्व जो है वो उसमें निखार है, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उत्कृष्ट कोटि की हैं जी, तो आप जो है वो, अगर आपके कहीं नंबर थोड़े बहुत कम भी हैं, तो आप जो है वो जीवन में बहुत अधिक सफलता आप प्राप्त करेंगे जी। तो मैंने वहाँ पर थिएटर किया आईआईटी में, और मुझे ध्यान है जो रिहर्सल हुआ करती थी वो रात को मेस का जो टाइम होता था 9 बजे का, उसके बाद शुरू होती थी, क्योंकि वक्त दिन में तो मिलता, क्योंकि दिन भर तो क्लास होगी, दिन भर लैब होगी, और उसके बाद जो है 9 बजे, मान लीजिए 9:30 बजे जब वो रिहर्सल शुरू होती थी, तो कई बार रात को 12 बजे, 1 बजे, कई बार 2 बजे तक चलती थी, जब आपका जो है मंचन होना ही होता था उसके जस्ट पहले। और जब आप 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुबह 8 बजे की आपकी पहली क्लास है और कानपुर में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो कभी ऐसा हो सकता था कि आप जो है वो, आपका मन जो है वो, चित्त आपका दुर्बल हो जाए और आप कहें कि मैं सुबह की क्लास जो है अगर न जाऊं तो क्या हो जाएगा, ऐसा बंद। हाँ, और उससे होगा ये कि जब आप पहली दूसरी क्लास नहीं जाएंगे, तो जब आप अंततः जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप जो है उसके पहले की 2 क्लास नहीं गए। तो इस प्रकार का जो है निश्चित तौर पे इस प्रकार का असंतुलन भी ऐसे समय होता था जब आप पढ़ाई पर अधिक केंद्रित हो जाते थे, ऐसा समय होता था जब आप थिएटर ज़्यादा कर रहे होते थे। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार के जो उत्कृष्ट कोटि के जो संस्थान हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं जी, उनका इतना अधिक आपको जो सहयोग प्राप्त होता है, वो आपको कोई हेय दृष्टि से नहीं देखते यदि आप इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, और उसकी वजह से कभी शैक्षणिक क्षेत्र में जो है कुछ छोटा मोटा कुछ जो है वो गुरेज हो जाए या कुछ प्रतिकूलतः आपकी शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रभावित हो जी, बल्कि जो है वो उनको अंत तक जो है वो आपको समर्थन देते हैं, वो आपकी इस भावना को समझते हैं, जगह जगह पर जो है वो उसकी प्रशंसा करते हैं और आपका मनोबल बढ़ाते हैं जी। तो यहाँ मैं आपके इस मनोबल की बात करूँ तो आपका मनोबल तो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत यूँ कहें वज्र की तरह है, ये तो जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, आपका स्नेह है। क्योंकि लाइफ के कई हर्डल्स जिनकी हम बात करेंगे आगे। एक आपने कम्युनिकेशन की बात की सर, तो एक RAS, एक IAS ऑफिसर बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं, क्योंकि इतने लोगों को निर्णय लेना और फिर कम्युनिकेट करना, कई सिचुएशंस होती है जो आप लोग फेसेस करते हैं। तो इन सिचुएशन में कम्युनिकेशन आप किस तरीके से, जो आप भी प्रशिक्षण देते हैं इस चीज़ का, किस तरीके से बताना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन एक किसी भी इंसान का? देखिए, अगर मुझे एक वाक्य में कहना हो जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करे जी, और मनुष्य मात्र को संवेदनशील होना चाहिए। तो यदि मैं सामने वाले व्यक्ति, जैसा कि अंग्रेजी में हम कहते हैं, इफ़ आई कैन स्टेप इनटू द अदर पर्सन शूज़ जी, या अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जो एक फ़र्क होता है, अंतर होता है सिंपैथी और एम्पैथी के बीच में, और हम कहते हैं उसको, हमने हिंदी में उसका विवेचन किया है और हम कहते हैं कि सहानुभूति और तदानुभूति के बीच में जी। तो यदि मैं सामने वाले व्यक्ति, उसके भाव, उसके विचारों को समझ सकूं और ऐसी परिस्थिति जो है वो हर बार उसका निर्माण सृजन कर सकूं कि मेरे और आपके
मैं संवाद करता और जी। आप जो उस संवाद को, जिसको मैं संप्रेषित कर रहा हूँ, जिसको आप ग्रहण कर रहे कर रहा हैं, हूँ। हम दोनों के बीच में एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। जी। मेरे विचार में वो सबसे सार्थक कम्युनिकेशन है, वो सबसे सार्थक रिलेशनशिप है, वो सबसे सार्थक जीवन है। और हमारे प्रोग्राम में आज ऐसा ही कुछ हो रहा है। वाह, क्योंकि ये तो, आपकी वजह से बातों बातों में जब मैं आगे बढ़ूं तो कॉलेज से निकलकर फिर आप पहली पोस्टिंग आपकी सीकर रही। सीकर में आपने ज्वाइन किया, जी। आपने राजस्थान सरकार में रहे, और अब इतना आपने अलग अलग जगहों पर काम करते हुए फिर प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी आए, बहुत आईएएस ऑफिसर्स जो नए न्यू कमर रहे उन्हें भी प्रशिक्षित किया आपने। लाइफ में कुछ एक ऐसा ट्विस्ट आपकी जो लाइफ में आया जिसे हम कहें कि यूँ कहें कि मील का पत्थर भी कह सकते हैं, जहाँ से लाइफ टर्न हो जाती है, पर आप टर्न नहीं हुए, वो क्या सिचुएशन थी, कैसे आई और फिर आपने कैसे उससे फाइट की? जी, तो मैंने आपको बताया पहला ट्विस्ट तो तभी आया जीवन में, सामान्य जीवन चल रहा था, लेकिन पिताजी को कैंसर हुआ। जी। मैं आईआईटी गया, बड़े सपने थे, ये मानस बनाया कि नहीं, वैज्ञानिक तो नहीं बनूंगा, लेकिन प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। लेकिन जब मैं आईआईटी से आया वापस जयपुर, और 5 दिवस के अंदर मेरी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ। फादर के बाद मदर भी? जी हाँ। उनके एक गांठ थी उनके मलाशय में, और उनको जो है आभास था इस बात का, क्योंकि पिताजी को उन्होंने जो है वो पास से देखा था उनकी बीमारी को, तो उनको ये आभास था कि ये जो है वो कैंसरस हो सकती है। जी। वो प्रतीक्षा कर रही थी अपने बेटे के आने की, कि बेटा आएगा उसके बाद मैं इसका परीक्षण कराऊंगी, कहीं विचलित ना हो जाए वहाँ पर। तो जब मैं आया, उन्होंने उसका परीक्षण कराया और वो कैंसर निकला। तो अब जो है मेरे पिताजी का जो है, उनकी सारी चिकित्सा जो है वो बम्बई में हुई थी। जी। लेकिन मेरी माँ का मानस बिल्कुल नहीं था, बम्बई जाने को तैयार नहीं थी। तो दिल्ली में जो है मैंने उनका ट्रीटमेंट कराना शुरू किया, एम्स में शुरू किया। अब निरंतर आना जाना, चेकअप के लिए जाना, टेस्ट के लिए जाना, कोई मेडिकेशन के लिए जाना। जी। तो और मैं जो है वो आईएएस का इम्तहान देना चाहता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे इम्तहान जो, और फिज़िक्स जो है वैकल्पिक विषय जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी आपको जो है, तो मैंने देखा कि मेरे जो है वो अटेम्प्ट धीरे धीरे जो है मेरे हाथ से छूटते जा रहे हैं। मेरी माँ को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गई। क्या बात। और 12 वर्ष तक उनका हमको स्नेह प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अब जो है वो आरएएस का इम्तहान था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और बीच बीच में समय मिलता था पढ़ने का। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ, बार बार लगता था कि अब होगा, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी कोई कोर्ट केस हो जाता था, ठीक है, स्थगित हो जाता था। और मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता थी। बीच में कभी एक ऐसा सा समय आया जब मैं स्थायी रूप से कुछ महीना भर, 20 दिन करीब मैं पढ़ पाया। जी। और एकदम से जो इम्तहान लग रहा था कि इस बार तो होगा ही नहीं, अभी तो ये स्थगित होने वाला है, ठीक है, वो इम्तहान जो है वो ठीक है निर्धारित समय पर हो गया। क्या बात। और मैं जितनी पढ़ाई की थी उसमें जो है वो ईश्वर ने, ठीक है, या मेरी माँ के आशीर्वाद ने मुझे जो है समर्थन दिया, और मैं जो है वो एक जो भी राज्य सेवा में, सहकारिता सेवा में मेरा जो है सहायक रजिस्ट्रार के पद पर चयन हुआ। जी। जैसा आप कह रहे हैं, पहला पद जो है, पहली पोस्टिंग, पहला पदस्थापन सीकर में हुआ। जी। सीकर के बाद मैंने यहाँ पे मुख्यालय में, हमारा नेहरू सहकार भवन जो मुख्यालय है, जी, वहाँ पे मैं सहायक रजिस्ट्रार बैंकिंग था। 2 साल सहायक रजिस्ट्रार सतर्कता रहा। जी। उसके बाद मेरा जयपुर विकास प्राधिकरण में पदस्थापन किया गया। जी। और वहाँ से पहली बार जो है मैं ट्रेनिंग में आया। तो वो एक ट्विस्ट जो है, क्योंकि माँ का जो है, माँ की बीमारी एक ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन एक मेजर ट्विस्ट, एक सकारात्मक ट्विस्ट, जो कि ऐसे अगर देखा जाए तो एक प्रकार का सेटबैक था कि मैं जो है प्रशासनिक सेवा में हूँ, मैं प्रशासनिक कार्य करना चाहता हूँ, फील्ड में पोस्टिंग चाहता हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जी। और वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो मेरा पदस्थापन हुआ, उसको मैंने जो है तुरंत स्वीकारा इस प्रकार से कि क्या मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि एक ट्रेनर जो है वो कई लोगों प्रशिक्षु जो लोग हैं उनको जो है उनके आत्मा को छू सकता है, उनको जनसेवा के लिए प्रेरित कर सकता है, उनके माध्यम से हर जगह पहुँच सकता है। तो वहाँ जो है वो एक ट्विस्ट आया, और भारत सरकार के कुछ कोर्स थे जो मुझे उस समय पता चला कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, टीओटी जिसे कहते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कोर्स। तो भारत सरकार के 8 उस ज़माने में टीओटी कोर्स हुआ करते थे। मैं उन सभी कोर्सेज़ में शनै मैंने जो है पहले वो कोर्स अटेंड किए, फिर मैं उनका ट्रेनर बनने का 5 दिन का जो है 7 दिन का कोर्स हुआ करता था। जी। बेसिक कोर्स।
जब उसके प्रशिक्षक बनते थे तो 21 दिन आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती थी। फिर अगर आप उसके मास्टर ट्रेनर बनना चाहते थे, जहां आप उन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, क्या बात, जो ट्रेनिंग देंगे, तो उसको मास्टर ट्रेनर कहते थे। उसका जो है फिर एक जो है वो 1 महीने का कोर्स होता था। धीरे 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 आप सोचें, मैंने जो है सरकारी नौकरी के साथ और सरकारी समर्थन के साथ मैं जो है राज्य सेवा का अधिकारी होते हुए मैंने जो है भारत सरकार का मैं प्रशिक्षक बना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का। और आज जो है वो संभवतः मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ देश में जो कि 8 जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं भारत सरकार के इस प्रकार के, उनमें से 6 का मैं ट्रेनर हूँ। क्या बात है सर। 1 का मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। और बीच में मेरे जीवन में भी कष्ट आए जी। तो जब मेरी माँ का देहांत हुआ उसके 3-4 वर्ष के बाद मुझे कैंसर हुआ। ये यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँ यहाँ कि फादर देन मदर देन आपका ना, तो आपने कहीं ये डायग्नोस भी ऐसा करवाया क्योंकि कहीं कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है क्या ऐसी? हाँ, देखिए अभी तक मुझे जो समझ में आया, जो मेरा अनुभव रहा, अभी तक जो शोध था और जो चीज़ समझ में आती थी वो ये मान्यता थी कि कैंसर जो है वो जीवन शैली में आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपके जो भी उस परिवर्तन है या जो कुछ आप जो है कलयुग में इस प्रकार इस भौतिक परिवेश में जो कुछ मिलावट है और जो आप जो है फास्ट फूड खा रहे हैं और बहुत सारी इस प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज़ है जी। तो उस हिसाब से ये माना जाता था कि मतलब, और मेरी भी ये प्रबल मान्यता थी कि इट इज़ एन एक्सीडेंट। और मुझे तो आपने जहाँ मुझे रोका, मुझे तो कैंसर 2 बार हुआ। मैं ये पढ़ के ही मैं थोड़ा सा यूँ कहें कि घबरा सा गया था, लेकिन जब मैं आपकी मुस्कान देखता हूँ ना तो मुझे राजेश खन्ना जो आनंद फिल्म वाले वो याद आते हैं और आपका जिंदा दिली और जिस तरीके से आपने कैंसर से फाइट की। लोग डर जाते हैं सर, पर आपने फादर को भी देखा, मदर को भी देखा, देन जब खुद पर वो चीज़ आई और 2 नहीं 3री बार भी जब आई तो आपने तीनों बार डट कर सामना किया। ये जो साहस है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? आप तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मेरे फादर को कैंसर हुआ तो वो 43 साल के थे, मैं 12th में था और उस समय मुझे लगता है कि मेडिकल साइंस जो है वो इतना एडवांस नहीं था जी। तो उनको खाने की नली का, फूड पाइप का, इसोफेगस का कैंसर था जी। और हम उनको बचा नहीं पाए। अंततः उनके पेट में कैंसर हुआ, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ और ज़्यादा समय वो हमारे बीच नहीं रह पाए। जब मेरी माँ को कैंसर हुआ तो उनको रेक्टम का कैंसर था, जैसे मैंने आपको बताया, और डॉक्टरों ने जवाब दिया और उसके बाद जो है बहुत चमत्कारिक रूप से यहाँ वो आई। उनके बहुत घाव हो गए थे रेडियोथेरेपी से। डॉक्टर ने कहा कि कोई किसी प्रकार की स्याही, कोई लेप उनको लगाना होगा। हमने वो लेप लगाया और धीरे 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 जो है उनके स्वास्थ्य में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ और उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। जब मुझे कैंसर हुआ तो आपकी बात सही है, एक बार को मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे ही जीवन में क्यों हो रहा है। और ईश्वर के प्रति भी मेरे मन में जो एक प्रकार की भावना, दुर्भावना सी जागृत हुई और मैंने उनको बहुत संभवतः कोसा होगा। लेकिन मुझे कैंसर 2री बार हुआ। जब पहली बार हुआ तो मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब था। 1 साल तक जो है डायग्नोसिस नहीं हो पाया। कैंसर मेरे शरीर में बहुत आगे तक फैल गया। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे जो है पेट की जो है कोई फैटी लेयर जो है वो पूरी हटाई गई। मेरे नोड्स जो है करीब 17 नोड हटाए गए। उन 17 में से 11 नोड में जो है कैंसर पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपने 24 साल 30 साल के अनुभव में इतना स्प्रेड नहीं देखा था। तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया और कीमोथेरेपी हुई जो कि 48 घंटे तक चलती थी। बहुत वेदना होती थी उसमें। मेरी जो नसें हैं वो एकदम फूल जाती थी और फिर जब अगली बार जब कीमोथेरेपी होती थी तब तक पिछली बार की जो नसें हैं वो बुरी तरह से चीत्कार कर रही होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही होती थी। तो वो सब झेलना होता था। लेकिन जब मुझे 2री बार कैंसर हुआ साल भर के अंदर ही, और इस बार जो है वो छोटी आंत में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। पहली बार जो है बड़ी आंत में हुआ था और 46 सेंटीमीटर जो है वो मेरी आंत जो है वो काट दी गई थी। उस 1 साल में निश्चित तौर पे मेरे दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और मुझे ये समझ में आया कि मेरे को इतना ज़्यादा कैंसर होने के बाद, इतना स्प्रेड होने के बाद भी मुझे ईश्वर ने 1 वर्ष का समय दिया जीने के लिए, गाना गाने के लिए, मुस्कुराने के लिए।
तो इस वक्त में फिर आपने उन चीज़ों का तलाशना शुरू किया हाँ। जो आप मन में कहीं रह गई थी, थिएटर करना, जी हाँ, गाना गाना। बिल्कुल। तो कौन सा गाना जो आप गुनगुनाया करते हैं और गाने का आप रियाज भी करते हैं, आप बता रहे हैं अभी इन दिनों, तो कोई ऐसा गीत जो आपको अच्छा लगता हो और आप अक्सर गुनगुनाते हो, हमारे दर्शकों के लिए गुनाए? मैंने अभी संगीत सीखना शुरू किया है और मुझे लगा, मैं थिएटर करना शुरू किया जब दूसरे ऑपरेशन से, दूसरी कीमोथेरेपी से मैं फारिग हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को तलाशना चाहिए, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट किया, क्योंकि मैं पीएचडी नहीं कर पाया था और मुझे लगा कि अब मैं ट्रेनर हूँ, अब मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ, तो मैं किस प्रकार से, मुझे लगा कि मुझे लोक प्रशासन में मुझे पीएचडी करनी चाहिए। लेकिन मैंने तो फिज़िक्स पढ़ी थी जी, तो मैंने लोक प्रशासन में पीएचडी करने के लिए अंततः मुझे मिला इग्नू जी। तो आपने मतलब, मैं जब अगर पूरे सीवी को देखूं तो बहुत सारी पढ़ाई की आपने, फ्रेंच भी सीखी, बहुत कुछ जी। अब आपका जो दूसरा पहलू है पढ़ाई के अलावा, वो है आपका एक एंटरटेनर जो अंदर छिपा है। जब आप बादल सरकार के प्ले में डायलॉग बोलते नजर आते हैं तो वो रूप भी हमें आपका देखना है, कोई डायलॉग डिलीवरी या कोई फिल्मी गीत। आपकी फरमाइश है तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा कि आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे इतना अच्छा आज अवसर दिया है। देखिए, आपने वो जो अभी आनंद पिक्चर के राजेश खन्ना की बात की, तो हम सब जो है वो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। और मेरी ये प्रबल मान्यता है कि मैं अच्छा प्रशिक्षक तब हो सकता हूँ जब मेरा पूरा शरीर, मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है, वो पूरी तरह मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को जो है वो संप्रेषित करे जी। तो एज अ ट्रेनर भी तो मैं एक्टर ही हूँ जी। तो एक अच्छा ट्रेनर मैं तब हो सकता हूँ, मैं सामने वाले व्यक्ति के मर्म को, उसके अंतर्मन को मैं तब स्पर्श कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पूरी तरह से, मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो, जब मैं उस बात को आत्मसात कर चुका हूँ गांधी जी की तरह, जिसको कि मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से शुरू किया और मुझे लगता है कि 30 साल पहले जो मैंने आईआईटी में जो एक्टिंग की थी, जो आखिरी जो प्ले में भाग लिया था, बकरी या जो मुझे, तो उसके बाद मुझे 2012-14 के आसपास जो है, मुझे यहाँ जयपुर में, आप जानते हैं रंगमंच की हाँ बहुत संस्कृति है, बहुत परंपरा है, तो मुझे यहाँ पर मौका मिला और मैंने अपनी सरकारी नौकरी के साथ पहले मैंने थिएटर शुरू किया और फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब आपने 2 फरमाइश कर लिए जी, 2 फरमाइशें। अब आप हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि व्यक्तित्व के पीछे एक गायक भी और एक एक्टर भी है। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था बहुत ही साधारण शख्सियत हूँ मैं, बस मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि गायन जो है वो स्वांतः सुखाय होना चाहिए जी। तो मैं आपको अभी जो मैं सीख रहा हूँ वो तो उससे तो मैं आपको क्यों जो है वो आपको परेशान करूँ, पर अपनी, मेरी माँ का एक बहुत पसंदीदा गाना था, वो मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ, हम प्यार में जलने वालों को प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर सियाही, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर सियाही, आधी राह में ही लुट जाए इस मंजिल का राही, इस मंजिल का राही, कांटों पर चलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाते हैं आप। अरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी आप रियाज कर रहे हैं जी, और आपके कैसेट्स और वो भी रिलीज होने चाहिए। वाह। अब उस नाटक का डायलॉग जो आपने अभी लेटेस्ट किया और काफ़ी हर सीन में आप थे उसमें, बादल सरकार वाले नाटक में। हाँ, बहुत एवं अस्तु, हाँ, एवं इंद्रजीत, एवं इंद्रजीत बादल सरकार जी का बड़ा ही प्रख्यात नाटक है और मुझे जो है वो 2012-2014 से एक्टिंग करते करते बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये किरदार था, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं बड़ा नाटक
और उसमें लगभग हर सीन में जो है मुझे ध्यान है कि वो 70 पन्ने की स्क्रिप्ट में 60 पन्ने में तो कहीं ना कहीं जो है वो तो, और बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग। पर मैं आपको कुछ ऐसे, पहले मैं आपको एक विषाद का और एक थोड़ा सा देखिए आशा का आपको एक फुट देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरा किरदार जो है, किरदार लेखक है, मेरा किरदार लेखक। और नाटक इस बारे में है कि हम सब जो है कितना एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसमें कि कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है जी। जो भी व्यक्ति जरा सा भी बुद्धिजीवी होगा, समझने लगेगा तो ये समझ में आएगा कि इसका कोई सार नहीं है इस जीवन का। हम आते हैं, हम जो है, हाँ, हम नौकरी ढूंढते हैं, हम विवाह करते हैं, हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं और हम चले जाते हैं, और फिर हमारा बेटा वैसे ही करता है जी। तो बादल सरकार ने इस प्रकार का कि जीवन को यदि आप बहुत गंभीरता से देखने लग जाएंगे तो आपको ये लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें तो कोई सार्थकता ही नहीं है जी। तो उसमें ये लेखक जो है, इसके किरदार हैं 3 जी, अमल, विमल और कमल। हम सभी अमल, विमल, कमल हैं। और उनमें से कोई अमल, विमल, कमल सा ही कोई व्यक्ति जो है वो इंद्रजीत बनने की कोशिश करता है जी। वो कहता है कि नहीं, मैं तो विलक्षण हूँ, नहीं, मैं तो भिन्न हूँ। तो इसलिए उसका नाटक का नाम है एवं इंद्रजीत जी। अमल, विमल, कमल, फिर कोई व्यक्ति एवं इंद्रजीत, मैं। तो उस पर वो लेखक जो है वो जीवन के प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है जी। तो एक, जैसे मैं आपको एक मेरा बहुत पसंदीदा एक भाग था जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, लेकिन वो जो द्वितीय अध्याय था नाटक का, उसके अंत में जो है वो आता है, तो वो मैं आपको 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। दर्शकों के लिए मैं निवेदन, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ जी, है ना। मैं क्लांत हूँ, बहुत दुखी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, जैसे भी, है ना जी। क्लांत क्लांत, मैं बहुत क्लांत हूँ। व्यर्थ प्रश्न यूं ही रहने दो, मिटती घनी मूक छाया में मुझे अभी केवल सोने दो। जाओ जाओ, अपने प्रश्न साथ ले, तर्क, विवेक सभी ले जाओ। क्लांत हूं मैं बहुत क्लांत हूं। क्या बात, मुझे सोने दो। इस प्रकार का एक बहुत बढ़िया सर। मैं कहूं कि आपको तो एक्टर होना चाहिए। अरे आप रियलिस्टिक आंसू, सीरियसली ये इसीलिए मुझे ये लाइन में बहुत पसंद थी जी। कि आप देखिए कि जो है क्या उन्होंने लिखा होगा कि आप उसको, जैसे ही आप उसको आभास करके बोलने की कोशिश करते हैं, इसको जितनी बार रिहर्सल में मैंने बोला, मेरे उतनी बार आंसू आए। क्या बात है। और मुझे पता नहीं था कि अभी भी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपके सामने भी आए। यू आर अ ग्रेट एक्टर सर, सो काइंड ऑफ, एंड बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप। अरे बहुत अच्छा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें, राज्य की सेवा करते रहें, और थिएटर में, रंगमंच में और संगीत में, जहाँ भी आपकी रुचि है, आप यूं ही रचे बसे रहें और भगवान कार्तिकेय की तरह एक योद्धा बनकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। कार्तिकेय मिश्र जी आप आए, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इंस्पिरेशनल, और बहुत से लोगों को मनोबल मिला कि कोई भी बीमारी चाहे कितनी जटिल हो, आपका अगर मनोबल अच्छा है, मजबूत हो, तो आप सबको हरा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मेरे जैसे साधारण शख्सियत को आपने दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे बहुत से कार्यक्रम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, तो देखते रहिए डीडी राजस्थान। और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। नमस्कार।